हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरजेएस में अभी रिसेंट सिलेबस के अंदर जो चेंजेस किए गए उनमें से एक एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि हम यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम ये जो नए सब्जेक्ट्स हैं जो आरजेएस के अंदर ऐड किए गए हैं वो उन सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे, ताकि जो जुडिशरी एस्पिरेंट है वो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर पाए। तो उसी लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये स्टार्ट करने से पहले अपन इस एक्ट के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं, है ना, ताकि आपको पता हो कि ये एक्ट क्यों आया था, इसका पर्पस क्या है, और क्या इस एक्ट के आने से पहले कोई दूसरे प्रोविजन थे जो सेम टॉपिक से डील करते थे, या फिर ये फर्स्ट एक्ट था जो इन टॉपिक से डील करता है। क्योंकि किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिक जानकारी आपको हेल्प करती है उस एक्ट को समझने में, उनके प्रोविजंस को समझने में और इंटरप्रेट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, क्या इस एक्ट के आने से पहले सिमिलर प्रोविजन कहीं और दिए हुए थे या फिर नहीं। तो देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के आने से पहले ये जो प्रोविजंस हैं जो आप इस एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ये प्रोविजन पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हुआ करते थे। अब आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। आरजेएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी दूसरे जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इन सभी स्टेट एग्जाम जो जुडिशरी एग्जाम है इन सबका पार्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, और जब उसका इंडेक्स खोल के देखा होगा तब आपने वहां पे देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स हैं जो वहां से रिपील कर दिए गए हैं ऑल टुगेदर। और जब आप उन चैप्टर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो दो जो चैप्टर्स हैं जिनको रिपील किया गया है वो डील करते थे गुड्स, सेल ऑफ गुड्स से एंड पार्टनरशिप से। और अब आरजेएस के अंदर उन्हीं दो एक्ट को ऐड भी कर दिया गया है। यानी कि अब जब आपको आरजेएस के सिलेबस के अंदर पढ़ना होगा तो आपको ये चीज मालूम होगी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनल रूप में जो जिस तरीके से उसको पास किया गया था, उस ओरिजिनल एक्ट को ही आपको काइंड ऑफ पढ़ना है। पहले तो क्या होता था कि आप जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे उसमें से दो चीजें पढ़ते थे आप, स्पेसिफिक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके अंदर आप पढ़ते थे गारंटी, ठीक है, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारी चीजें आप पढ़ते थे, इंडेमनिटी, ये भी आप उसमें कवर करते थे। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और जो पार्टनरशिप एक्ट है उसको जब ऐड किया गया तो अब आपको काइंड ऑफ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनल हुआ करता था उसको ही कंप्लीटली कवर करना है। तो आप देखोगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर नंबर 7 डील करता था सेल्स ऑफ गुड्स से। और अब आज के टाइम पर ये जो चैप्टर नंबर 7 है उसको आप जानते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। तो क्या जरूरत पड़ी, जब ये एक ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस में था तो फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमने इसको अलग से 1930 में एक अलग करके एक एंटायरली एक नया एक्ट बना दिया। तो देखिए, इसके पीछे मैं आपको एक कुछ ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ड्राफ्ट किसने किया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनली ड्राफ्ट किया था थर्ड लॉ कमीशन ने। आपको पता होगा ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर, और इंडिया के अंदर लॉ कमीशन स्टैब्लिश हो चुके थे, और इंडिया के अंदर जो लॉ है उसको कोडिफाइड करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो थर्ड लॉ कमीशन है उन्होंने ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया था, बट उसके अंदर कुछ इश्यूज थे जिनको हमने डिटेल में कवर किया था हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास में। तो उन इश्यूज की वजह से जो थर्ड लॉ कमीशन ने जो बिल बनाया था वो पास नहीं हो पाया था। उसके बाद जो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई थी, सर जेम्स स्टीफन, जिनको आप किसी एक दूसरे रीजन की वजह से भी जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के फादर इनको बोला जाता है सर जेम्स स्टीफन। तो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर जेम्स स्टीफन के ऊपर आई, और उन्होंने फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया, और फिर वही जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो फाइनली पास हुआ था। तो जब उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया था तो साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो एक्ट है ये एक प्राइमरी एक्ट है, और इसके अंदर जो प्रोविजंस डाले गए हैं वो एक तरीके से प्राइमरी प्रोविजंस हैं। और उन्होंने ये बोला था कि आने वाले टाइम में हमें जरूरत पड़ेगी कि हम इन प्रोविजंस के अंदर से कुछ अमेंडमेंट करें, कुछ एडिशन करें, ताकि टाइम की रिक्वायरमेंट के साथ हम अपने एक्ट्स को, हमारे लॉस को इंप्रूव कर पाए। तो उसी रीजन की वजह से
जब 1930 में ये एक्ट लाया गया तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट आ गई थी कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजंस है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से डील करते हैं उनको चेंज करें, और उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया गया, ऑल टुगेदर उस चैप्टर को वहां से डिलीट किया गया और एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और उसके बाद जितने भी सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो आपके इश्यूज थे वो किससे डील होने लग गए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। आई होप आपको ये ब्रीफ जो हिस्ट्री है वो समझ में आ गई होगी और क्यों ये एक्ट आया ये भी समझ में आ गया होगा। तो अपन बिना देर करे कुछ बेसिक जो हैं इस एक्ट को कवर कर लेते हैं। और देखिए कहने को ये बेसिक है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जुडिशरी एग्जाम को लेके। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार डायरेक्टली इन्हीं चीजों से, ये गिनती की जो 6 चीजें हैं उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। और आपको पता होगा अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं या फिर आप कभी भी किसी जुडिशरी एग्जाम में अपियर हुए हो तो आपको पता होगा इस बेसिक इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस। तो इनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हर एक्ट की बेसिक जो इंफॉर्मेशन है ये आप अपने बैरेट के फ्रंट पेज में लिख लिया करो, ताकि जब भी आप उस बैरेट को ओपन करो तो आपको वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में लिखी हुई दिख जाए। तो जब आप उसे बार बार रिपीट करोगे तो आपको बिना किसी मेहनत के वो बेसिक इंफॉर्मेशन अपने आप याद हो जाएगी। ओके, तो अपन देखते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930, यानी कि ये एक्ट कब आया था, 1930 में। और ये कौन से नंबर का एक्ट था जो पास हुआ था उस ईयर में, ये 3rd नंबर का एक्ट था जो पास हुआ था उस ईयर में, इसलिए इसको बोलते हैं एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसको असेंट कब मिली। इसको असेंट मिली 15 मार्च 1930 को, यानी कि ये जब एक्ट जो है पास हुआ लेजिस्लेटिव हाउस से उसके बाद से असेंट मिली। जैसे अभी आपको पता होगा करंट में जब भी कोई बिल पास होता है इंडियन पार्लियामेंट से उसके बाद उसे असेंट मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो उसी तरीके से जब ब्रिटिश रूल था, हालांकि आपको पता होगा हमको इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, लेकिन उससे पहले भी इंडिया में लेजिस्लेटिव हाउसेस हुआ करते थे। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उन्होंने ये बिल पास किया था, उसके बाद उस बिल को असेंट मिली थी 15 मार्च 1930 में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर आप थोड़ी भी क्यूरियस हो चीजों को लेके तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि करंट में तो इंडिया के अंदर बिल्स को कौन देता है असेंट कौन देता है एक बार पार्लियामेंट से पास होने के बाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ नहीं करते थे, तो उन बिल को असेंट दी किसने थी, किसके पास ये अथॉरिटी थी जो इन बिल को असेंट दिया करते थे। तो देखिए उस टाइम पर इंडिया में जिस अथॉरिटी के पास ये पावर थी उस अथॉरिटी का नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के थ्रू अपॉइंट हुआ करते थे इंडिया के अंदर, और वो पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल होते थे टुवर्ड्स द क्राउन कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो किसको रेस्पॉन्सिबल है, क्राउन को। तो ये जो अथॉरिटी हुआ करती थी वायसराय ऑफ इंडिया, वो लोग असेंट दिया करते थे जितने भी बिल पास होते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उन बिल्स को। और जब इस बिल को असेंट मिल गई 15 मार्च 1930 में, और ये फाइनली एनफोर्सेबल कब हुआ, 1 जुलाई 1930 में, यानी कि 1 जुलाई 1930 से जितने भी इसके प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो गए। और अब 1 जुलाई 1930 के बाद से जितने भी इशू थे जो इस एक्ट के अंडर फॉल हो सकते थे, वो सारे इश्यूज को, उन सारे लिटिगेशन को कैसे डील किया गया, जो इस एक्ट के प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद अपन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 7 नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, 66 टोटल सेक्शन नंबर है और चैप्टर नंबर है 7। अब देखो इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर बहुत सारे सेक्शन है जो कई बार रिपील हो जाते हैं, कई बार आप देखोगे कि सेक्शंस को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कई बार आप देखोगे, अगर मैं आपको बात करूं, जैसे आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा, आईपीसी पढ़ा होगा, अगर अपन आईपीसी की बात करें तो आप वहां पे देखोगे 354 ए बी सी डी, इस तरीके से 354 के 4 अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी। जैसे 354 डी जो स्टॉकिंग से डील करता है, 354 सी जो वॉयरिज्म से डील करता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या सर जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है, तो क्या हम इनको 4 अलग अलग गिनेंगे, किस तरीके से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।
तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं बैरेक्ट में, तो आपको इस तरीके से गिनना नहीं है, आपको क्या करना है, उस एक्ट का सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन नंबर है वो उठाना है, वो उठाना, और वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चाहे उस एक्ट के अंदर कितने भी नए सेक्शंस को ऐड कर दिया गया हो या फिर कितने ही सेक्शंस को रिपील कर दिया गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो सेक्शन नंबर आपके एक्ट में सबसे एंड में लिखा होगा वही सेक्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखेंगे तो वहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दिखाई देंगे। इंडेक्स के अंदर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 66 है। और जो स्टूडेंट्स अभी बैरेक्ट नहीं लेके आए हैं या फिर जिन्होंने अभी क्लास के टाइम पे बैरेक्ट नहीं रखा हुआ है, वो फटाफट से जाइए अपना बैरेक्ट उठाइए, क्योंकि हम जो कवर करने वाले हैं इसको बैरेक्ट के थ्रू कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत छोटा एक्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बैरेक्ट में लिखा हुआ है अगर आपने उसको पढ़ लिया और जो बेसिक कंसेप्ट हैं अगर उनको याद कर लिया तो फिर आपका ये जो एक्ट है ईजिली कवर हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो इस एक्ट से रिलेटेड थी। अब अपन डायरेक्टली जंप करते हैं इस एक्ट के ऊपर। तो जब हम इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है ये कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है। करेक्ट, क्योंकि देखो कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कहां पर उसको अप्लाई करना है और कहां पर नहीं करना है, कौन से वो मैटर्स है जहां पे वो पर्टिकुलर एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा और वो कौन से मैटर्स है जहां पे आपको उस एक्ट को अप्लाई नहीं करना है। तो ये चीज भी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको देखो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अंदर जो सेकंड क्लॉज है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया, यानी कि ये जो एक्ट है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और राजस्थान से लेके आसाम मणिपुर तक ये पूरा जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है। अब देखिए ये जो प्रोविजन है कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है 2019 तक नहीं था, जैसे कि आप सबको पता होगा 2019 के अंदर कुछ बेसिक चेंजेस किए गए थे, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए जिसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको भी जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो रिमूव कर दिया गया। और जब वो स्पेशल स्टेटस रिमूव हुआ उसके बाद जितने भी इंडियन लॉज थे वो अब जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होने लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2019 के बाद से जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों ये जो एक्ट है हमारा ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अब जो आपको इसके अंदर नेक्स्ट सेक्शन देखना पड़ेगा वो है सेक्शन नंबर 66। फटाफट से आप एक बार डायरेक्ट में अपना सेक्शन नंबर 66 ओपन कर लीजिए। सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 66 से आपका सेविंग क्लॉज, राइट। तो यानी कि यहां पे बताया गया है कि ये जो एक्ट है और कहां कहां पर एप्लीकेबल होगा और कहां कहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो जब आप सेक्शन नंबर 66 खोलोगे तो मैं इसको क्विकली एक बार रीड कर देता हूं। एज पर सेक्शन 66, नथिंग इन दिस एक्ट और इन एनी रिपील affected thereby shall affect or be deemed to affect first any right, title, interest, obligation, liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this act, or any legal proceedings or remedy in respect of any such right, title, interest, obligation or liability, or anything done or suffered before the commencement of this act, or any enactment relating to the sales of goods which is not expressly repealed by this act, or any rule of law not inconsistent with this act। तो देखिए जब आप इन पूरे प्रोविजंस को एक साथ पढ़ेंगे तो इनका क्रक्स एक निकल के आता है कि ये जो एक्ट है प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है ना। इन जो चारों जो क्लॉज लिखे हुए हैं, जो चारों पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, सॉरी पांचों जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको पढ़ के एक चीज निकल के आएगी क्या कि ये जो एक्ट है प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं है ये एक्ट। यानी कि इससे आपको क्या निकल के आया कि नेचर ऑफ द एक्ट, नेचर ऑफ द एक्ट क्या होगा,
ठीक है, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नेचर क्या है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। यानी कि ये जब एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट के पास होने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी इफेक्टिव डेट देखी थी कि इफेक्टिव डेट क्या है, तो वो जो डेट है उसके बाद जो राइट और लाइबिलिटीज अक्रू होंगे, ये जो एक्ट है सिर्फ उन राइट और लाइबिलिटीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता तो क्या मतलब होता कि प्रीवियसली पास्ट में इस एक्ट के पास होने से पहले भी अगर कोई राइट और लाइबिलिटी अक्रू हुए थे तो उनके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल होता। लेकिन ये ऐसा एक्ट नहीं है। अब इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए, जो आपके एक्ट होते हैं मेजरली वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कोई भी जो एक्ट है वो इन दो में से किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। पहला है प्रोसीजरल और दूसरा है सब्सटेंटिव। यानी कि आपके सामने जो भी एक्ट होगा या तो वो प्रोसीजरल होगा या फिर सब्सटेंटिव इन नेचर होगा। अब इनका मतलब क्या होता है, देखिए, प्रोसीजरल लॉ वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे आपको वो ट्रायल करना है, क्या वो प्रोसीजर होगा जो आपको फॉलो करने की जरूरत है, तो वो होते हैं आपके प्रोसीजरल लॉ। और सब्सटेंटिव लॉ कौन से लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की राइट्स या फिर लायबिलिटी बताते हैं, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉज। और इन दोनों लॉ की एक खास बात क्या होती है, वो ये बात है कि जो आपके सब्सटेंटिव लॉ होंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर ही होंगे। बहुत रेयर है, कुछ एक्सेप्शनल ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे या कुछ ऐसे एक्सेप्शनल प्रोविजन हो सकते हैं जो आपको प्रोस्पेक्टिव इन नेचर मिल जाए, लेकिन एज अ जनरल रूल जो आपके सब्सटेंटिव लॉ है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर ही होंगे। और जो आपके प्रोसीजरल लॉ है वो दोनों हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव तो ऑब्वियसली होंगे कि आने वाले मैटर पे तो अप्लाई होंगी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करेंगे तो क्या आप बता पाएंगे कि सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है? आपने जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है अपने एलएलबी के टाइम पे जरूर पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने इस एक्ट को नहीं पढ़ा है। कितने अच्छे तरीके से पढ़ा था, कितना याद है, कितना याद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन आपने पढ़ा जरूर होगा। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ब्रीफ में इतना तो याद होगा कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। क्या इस एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी मैटर आता है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, तो आप सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड है तो फिर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, या फिर ये दिया हुआ है कि सेल्स ऑफ गुड्स वाले मैटर में पार्टीज की क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या दिया हुआ है इस एक्ट के अंदर। तो जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे और अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको समझ में आएगा इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि पार्टीज की क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो हमारे सब्सटेंटिव लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं। और उसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं हमारा सेक्शन नंबर 66 कंप्लीटली जस्टिफाई करता है कि जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा। ओके, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब आपको कोई भी एक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको ये स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर रेट्रोस्पेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अब अगर आपको पता होगा कि वो पर्टिकुलर एक्ट किस चीज से डील कर रहा है तो आप अपने आप सोच लोगे। जैसे आईपीसी है, आईपीसी में प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, उसमें क्या दिया हुआ है, पार्टीज की लायबिलिटीज दी हुई है कि कब आप उसको थेफ्ट के लिए चार्ज करोगे, कब मर्डर के लिए करोगे, कब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए करोगे। तो ये क्या है, लायबिलिटीज ही तो है। तो अगर लायबिलिटीज है तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंटिव लॉ है। और अगर सब्सटेंटिव लॉ है इसका मतलब क्या है, वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर ही होगा, रेट्रोस्पेक्टिव कभी भी नहीं होगा। और एट द सेम टाइम अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो प्रोसीजरल लॉ क्या है आपके, सीआरपीसी, सीपीसी, ये क्या है आपके प्रोसीजरल लॉज हैं। और आप देखोगे जब आप सीआरपीसी सीपीसी पढ़ोगे तो वहां पे कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो या फिर कई ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट किए गए उनको आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो।
और उसके पीछे का रीजन यही है कि जो प्रोसीजर लॉज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो आई होप आने वाले अब टाइम के लिए भी आपके जो ये प्रॉब्लम थी ये अच्छे से रिजॉल्व हो गई होगी। तो अब अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो देखिए, इस एक्ट को पढ़ने की एक अप्रोच है, एक नहीं बल्कि दो अप्रोच है। पहली अप्रोच है सिंपल सी, इजी सी, कि आपने बैरेक्ट उठाया, फर्स्ट सेक्शन से लेके सेक्शन 66 तक पढ़ लिया और आपने उसको याद कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी है, याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सेकंड अप्रोच भी है। सेकंड अप्रोच क्या है, आप एक एग्जांपल लो, ठीक है, उस एग्जाम्पल के ऊपर इस एक्ट को समझने का ट्राई करो। उससे क्या होगा, आपको इस एक्ट के जो कंसेप्ट्स हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं वो आपको समझ में आएंगे। और जब आप किसी चीज को टॉपिक वाइज कवर करते हो तो उससे क्या होता है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना। डिफरेंस कुछ नहीं है, क्लियरिटी तो आपको दोनों में होगी, प्रिंसिपल भी आपके दोनों में क्लियर होंगे, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो एक लॉजिकल रीजनिंग की जब बात आती है तो वो मुझे लगता है कि जो आपका सेकंड अप्रोच है उसमें थोड़ा बेटर वे में क्लियर हो जाता है। तो अपन उसी रीजन की वजह से जब इस एक्ट को अभी स्टार्ट करेंगे तो अपन रादर देन फर्स्ट सेक्शन से लेके लास्ट तक जाने से अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को जब अपन कंप्लीट करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इस एक्ट की जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। और जब अपन उस एग्जांपल को समझेंगे तो साथ में उससे रिलेटेड जितने भी हम सेक्शंस हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको वो जो पूरा एक एग्जाम्पल है एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ भी आपके दिमाग में फिट हो जाए और उसके साथ जो आपको बैरेक्ट के जो इसेंशियल्स हैं वो भी आपको साथ के साथ क्लियर होते हुए चले। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा बैरेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, ये भूल जाओ कि आप बैरेक्ट पढ़ रहे हो, ये भूल जाओ बैरेक्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी चीज को, किसी भी ट्रांजैक्शन को सेल कब बोलोगे, आप कब ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहां पर सेल हुई है फिर नहीं हुई है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे समझाओ तो हर कोई ये समझा सकता है, और कैसे समझाएगा अपन भी देखते हैं। वो ऐसे बताएंगे, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। ए अपनी कार सेल करना चाहता है, बी कोई कार परचेज करना चाहता है। ए उसे ऑफर देगा और बी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो, ये ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात आपको थोड़ी सुनी सुनी लग रही होगी कि कहां सुनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात है आपने सुनी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और वो चीज आपको यहां पर भी अप्लाई करनी है। वो क्यों करनी है, देखो, वो उसका पीछे का रीजन ये है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। और जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर भी अप्लाई होंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी जब आप सेल कर रहे हो तो वहां पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि दो पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर भी अप्लाई होंगे, आपको यहां पर भी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ए ने ऑफर दिया बी को कि आप मेरी कार खरीद लो, ठीक है। अब बी को कार पसंद आ गई कि ठीक है यार, अच्छी कार है, कम चली हुई है, एवरेज भी अच्छा दे रही है, दिखने में भी सही कंडीशन में है और मुझे रीजनेबल प्राइस भी मिल रही है। तो बी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बी ने उसको क्या किया, उसकी प्राइस पे कर दी, ठीक है। यही तो होता है हमारा सेल। अगर किसी भी पूछोगे यही बताएगा कि एक ने कोई प्रोडक्ट दिया और सामने से उसने उसकी प्राइस पे कर दी, तो ये क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम लेमन टर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि सेल क्या है। अब देखो, अपन इसी एग्जांपल को लेके, अब इस एग्जांपल के थ्रू हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखो, कभी भी सेल करने के लिए जो सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, कार नहीं है रिक्वायर्ड, क्या है, गुड्स, ठीक है, गुड्स होने चाहिए ना। अगर आपके पास गुड्स है ही नहीं, बैरेक्ट का नाम ही क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स की सेल हो रही है, तो यानी कि आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, गुड्स। तो गुड्स आपको पता होने चाहिए कि गुड्स क्या है। तो यहां पे अगर आप सिर्फ इतना सा बोल दोगे कोई भी चीज अगर आप बेच सकते हो उसे तो आप उसे गुड्स मान लोगे, तो ये चीज गलत है। क्यों, क्योंकि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां तो हमने देखा कार, अब मैं मान के चलता हूं कि ए के पास घर है,
ठीक है। अब ये अपना घर सेल आउट करना चाह रहे हैं। अब अगर इसने अपना घर बी को सेल किया तो क्या आप यहां पर भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे? और अगर नहीं लगाओगे तो क्यों नहीं लगाओगे? तो ये चीज समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में गुड्स है क्या। क्या हर वो चीज जो बेची जा सकती है क्या वो गुड्स है, या फिर गुड कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे दिए हुए हैं जिनको गुड्स माना गया है? क्योंकि देखो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है, उसका तो डेली का काम है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को सेल आउट करना, तो उसके लिए तो वो डेली ट्रांजैक्शन की बात हो गई, तो वो तो उसको भी गुड्स बोल देगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो वही गुड्स है ना। वहीं पे अगर आप एक डेयरी बूथ पे जाते हो तो उसके लिए गुड्स क्या है? दूध का पैकेट, दही का पैकेट, छाछ, लस्सी, पनीर, ये उसके लिए गुड्स हो गए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो क्या हम लॉ के अंदर भी इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी के साथ डील कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लॉ मस्ट बी प्रिसाइज। तो लॉ के अंदर हर चीज स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए कि वो क्या है। अगर वो चीज मेंशन नहीं है तो यानी कि वहां पे एम्बिग्युइटी है, और एम्बिग्युइटी तो अब कोर्ट्स उस एम्बिग्युइटी को रिमूव करेंगे। तो थैंकफुली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इस तरह की कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है। तो आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअल में गुड्स होते क्या है। तो जब हम गुड्स की बात करेंगे, अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको क्लियरली सेक्शन 2 क्लॉज 7, सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर आपको गुड्स देखने को मिल जाएंगे, गुड्स की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। और उस डेफिनेशन को जब अपन थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर अपन उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ जो आपकी डेफिनेशन है इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है ना। अब देखो, किसी भी डेफिनेशन को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है, या तो आप क्या करो, डायरेक्ट उठाओ उसको एज इट इज रटना चालू करो, तो एक टाइम पे आप उसे रट लोगे, है ना। लेकिन कोई भी अगर एक वर्ड मिस हो गया आपसे तो फिर पूरी डेफिनेशन का कचरा हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी डेफिनेशन को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसको इस तरीके से चार्ट फॉर्म में आप डिवाइड कर लो। और जब चार्ट फॉर्म में डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, आपका जो एक पूरा बड़ा टास्क था वो छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट हो गया। और जब कोई बड़ा टास्क, कोई डिफिकल्ट टास्क छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उन छोटे पार्ट को अचीव करना, उन टारगेट को अचीव करना बहुत ईजी होता है। और जब आप छोटे टारगेट अचीव कर लोगे तो आपका अल्टीमेट गोल अपना आप अचीव हो जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं गुड्स की क्या डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। तो क्या डेफिनेशन है सेक्शन 2(7) में? गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप उसको क्या बोलोगे? गुड्स बोलोगे। क्लियर? यानी कि गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है ना। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील कर रहा है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से कौन सा एक्ट डील कर रहा है? तो उसके लिए आपके पास एक एक्ट है, वो क्या है? टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपके पास क्या हो गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और वहीं पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहां पे एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन दे दी आपको कि गुड्स का मतलब क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सफिशिएंट डेफिनेशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसके अंदर उन्होंने और क्लियरिटी देने के लिए क्या मेंशन कर दिया है? देखो यहां पे क्या कर दिया उन्होंने? इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, यानी कि ये तो हमें बता दिया कि इसके अंदर क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी, लेकिन उन्होंने सर्टन मूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है और सर्टन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दिया है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन बन गई है, तो इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक्सक्लूड क्या क्या है। एक्सक्लूड उन्होंने क्या किया है? मनी। मनी, मनी यानी गुड्स नहीं है। इवन दो मनी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप देखोगे आपके पास करेंसी नोट होगा, मूवेबल है वो, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल दे सकते हो। ऐसा तो नहीं ना कि आपने उसे गार्ड रखा है, हाँ, गाड़ते तो हो नहीं, गाड़ते भी हो तो जमीन में खजाना गड़ता है तो निकल के वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से कंपेयर कर दो, घर,
तो घर को आप उठा के कहीं इधर उधर लेके नहीं जा सकते, घर वहां पर ही रहेगा, तो वहीं रहने वाला है वो, है ना। तो इसलिए पहाड़ हो गए आपके, वो भी क्या हो गए, मूवेबल हो गए। तो इसी तरीके से मनी जो है इवन दो वो मूवेबल है, लेकिन यहां पे उसे क्या किया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के परव्यू से बाहर रखा गया है। यानी कि आप मनी को अगर एक्सचेंज करोगे, मनी को सेल करोगे, परचेज करोगे, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो नहीं आने वाला है ना। इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरा एक्शनेबल क्लेम, तो देखो ये जो एक्शनेबल क्लेम है ना, ये भी आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, और वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 में। जो आपका चैप्टर नंबर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो डील करता है एक्शनेबल क्लेम के साथ। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो किसके अंदर शिफ्ट हो गई हैं, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये शिफ्ट हो गई। और वहीं पे अब अपन देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सी वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिनको एक्सप्रेसली यहां पे इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया है स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड एंड एग्री टू बी सीवर्ड। यानी कि यहां पे क्या बोला, स्टॉक। देखो अब स्टॉक को स्टॉक मार्केट वाला मत समझना। स्टॉक का मतलब क्या होता है, गोडाउन के अंदर अगर आपकी कोई माल रखा हुआ है तो आप उसको बोलोगे स्टॉक। और जो शेयर मार्केट वाली जो चीज है वो एक्सप्रेसली यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। और इस चीज को आई डोंट थिंक कि किसी को समझाने की जरूरत है कि शेयर क्या होते हैं। और अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी इस तरह की चीजों में डील करते हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, तो उनको तो अभी पता ही होगा कि आजकल शेयर मार्केट में क्या हाल हो रखा है ना। जितनी खतरनाक तरीके से शेयर मार्केट जो अपना डिप मार रहा है, उसकी वजह से आप सबको पता होगा कि शेयर होते क्या है ना। तो ये चीज हो गई। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स, सिंपल सी चीज है, खेतों में आपकी कोई भी फसल उग रही है तो आप उसे कभी भी काट सकते हो, वो क्या हो गई, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रास, सिंपल सी चीज है, घास उग रही है आपके मैदान में, वो भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब देखो ये चीज किस लिए मेंशन कर दी है, जैसे कि ये आपकी जमीन है, ठीक है, इसके ऊपर एक पेड़ उग रहा है, ठीक है, उसकी जड़ें ऐसे नीचे फैली हुई है, ये इसकी जड़ें फैली हुई है। तो अगर आप अभी से देखोगे तो बात ये आती है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा, और अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर ही ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगा। तो यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया है दैट थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तब ये जमीन से तो जुड़ा हुआ है और जमीन का ही तो पार्ट है, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपने एग्री कर लिया है कि आप उसे क्या करोगे, वहां से हटा दोगे, काट दोगे, अलग कर दोगे लैंड से। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, अगर एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम इस पेड़ को काट के बेच देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो चीज है, जो पेड़ है, वो भी किसमें काउंट होगा, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर है ये चीज। तो ये जो नेक्स्ट, जो सबसे लास्ट में चीज दी हुई है, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ये चीज समझ में आ गई है। तो कोई भी ऐसी चीज जो इवन दो क्या किसका पार्ट है, वो लैंड का पार्ट है, लैंड से अटैच्ड है, लेकिन आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपने एग्री किया था कि आप उस चीज को लैंड से अलग कर दोगे। और अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो भी किसके अंदर फॉल कर जाएगी, आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। जो गुड्स की डेफिनेशन है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी फॉल कर जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि गुड्स की क्या डेफिनेशन दी हुई है, उसकी डेफिनेशन ये है। लेकिन देखो इसकी जो डेफिनेशन है, वो गुड्स है, वो अभी यहां पे खत्म नहीं हुए। जब आपने ये देख लिया है कि डेफिनेशन क्या है, तो आप जब इस एक्ट में थोड़ा अंदर जाओगे, थोड़ा डिटेल में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, कि वो जो सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स हैं उनके साथ आपको किस तरीके से डील करना है। तो उन सेक्शन तक जाने से पहले और डायरेक्टली उन सेक्शन पे जंप करने से पहले अच्छा है कि हम इन चीजों को यहाँ पर ही समझ लें, क्योंकि अभी चीजें इंटरलिंक्ड रहेंगी तो आपको याद रहेगा, तो आपको बाद में अलग से चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सेक्शन 6 को यहां पर ही, जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको यहां पर ही कवर कर लेते हैं। तो एक बार फटाफट से आप लोग सभी सेक्शन नंबर 6 ओपन कर लो। तो जब आप सेक्शन नंबर 6 ओपन करोगे तो वहां पे आपको सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स दिखाई देंगे। सेक्शन 6 के अंदर आपको टाइप्स ऑफ गुड्स दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, क्या यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है या फिर नहीं है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे सेक्शन 6 में क्लॉज 1 क्या बोलता है, द
द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स owned or possessed by the seller or future goods। यानी कि यहां पे क्या दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। कंटिंजेंट गुड्स यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ गुड्स होते हैं जो अपन डील करने वाले। तो आपको सेक्शन 6 में समझ में आ गया कि कैसे मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोला कि सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स है, ये आपको एक्ट के अंदर दिया हुआ है और इस वजह से आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अपन इस चीज को समझते हैं कि क्या होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, क्या होते हैं फ्यूचर गुड्स और क्या होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। तो देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स, अब आपको नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, यानी कि वो सारी चीजें जो अभी एग्जिस्ट करती हैं वो सारी क्या हो गए, एग्जिस्टिंग गुड्स हो गए। जैसे कि पेन, ठीक है, ये पेन एग्जिस्ट करता है अभी, और अगर मैं एग्रीमेंट करता हूं किसी से भी कि ठीक है मैं ये पेन बेचने को तैयार हूं कि आप खरीद रहे हो, तो ये क्या हो गया, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, ये अभी एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर अपन देखिए फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, तो फ्यूचर गुड्स के लिए आपको अजम्पशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियरली ये कहां पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज 6 के अंदर आपको मेंशन मिल जाएंगे। तो अपन एक बार क्विकली ये डेफिनेशन रीड कर लेते हैं सबसेक्शन क्लॉज 6 के अंदर। फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और acquired by the seller after the making of the contract of sale। तो यानी कि क्या हो रहा है कि आप जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो उस टाइम पे ये गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। ये डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ में आया कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हो तब ये गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जब आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए उसके बाद जो सेलर है या तो उसे क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा या फिर एक्वायर करेगा। क्या करेगा सेलर कॉन्ट्रैक्ट के बाद, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या फिर एक्वायर। यानी कि वो जो चीज है जिसके लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जिसको आप बेच रहे हो, जिसको आप खरीद रहे हो, वो अभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। यानी कि आप फ्यूचर में किसी चीज के लिए उस एग्रीमेंट को कर रहे हो। कैसे, जैसे कि अभी आपको पता है कि भाई गर्मी का सीजन आने वाला है, तरबूज वगैरह आएंगे, खरबूजे आएंगे, खाओगे आप तरबूज, आम खाओगे, खरबूजे खाओगे, तो अभी तो एग्जिस्ट नहीं करते ना। लेकिन आपको पता होगा, अगर किसी फार्मिंग बैकग्राउंड से आप जुड़े हो या फिर जनरल नॉलेज भी, देखो जरूरी नहीं है आपको इसके लिए फार्मिंग बैकग्राउंड से जुड़ा होना जरूरी हो, अगर आपको जनरल आइडिया भी होता है चीजों का तो आपको चीज पता होगी कि जब भी किसी भी फ्रूट का, वेजिटेबल का सीजन आने वाला होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फार्मर से कि भैया इसका सीजन आने वाला है और हम तुमसे खरीदेंगे, है ना, तो तुम्हें हमें ही बेचना है, किसी और को नहीं बेचना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अभी तरबूज खरबूजा भी तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे, लेकिन अभी से क्या हो गया, उनको सेल आउट कर दिया गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्यूचर गुड्स को लेके और प्रोडक्शन बाद में हो रहा है ना, पहले से कॉन्ट्रैक्ट करो, प्रोडक्शन बाद में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गुड्स क्या हो गए, इस टाइम पर कौन से गुड्स कहलाएंगे, ये फ्यूचर गुड्स, और आपने अभी उनका क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अभी से वो बिक गए। और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है ना। मैन्युफैक्चरिंग कैसे, जैसे कोई भी कार है, स्पेशल कस्टम कार बननी है तो आप ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लेते हो कि भैया ये कस्टम कार मैं बनाने वाला हूँ, किसको खरीदनी है। तो जो फेमस डिजाइनर्स होते हैं, वो फेमस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनकी जो कार्स है ऑलरेडी सेल आउट हो जाती है बनने से पहले ही। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो। तो इस तरीके से वो जो गुड्स है अभी या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर सेलर के पास नहीं है, सेलर उन्हें बाद में एक्वायर करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसके बाद। जैसे कि अपन वापस फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने फार्मर से क्या कर लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई ये जो तरबूजे मैं तुमसे खरीदूंगा, ये जो खरबूजा मैं तुमसे खरीदूंगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या हो गया, होलसेलर हो गया, ठीक है। उसने क्या कर लिया, फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आ गई है गर्मियां, मई और जून का टाइम आ चुका है, तरबूज की बिक्री होना है, स्टार्ट होनी है। तो उस टाइम पे एक रिटेलर आया मैन्युफैक्चरर के पास। अब देखो तरबूज बन चुके हैं, बस वो खेत में
रखे हुए हैं, अब उनको तोड़ के सप्लाई करना है, यानी कि अब उनको प्रोड्यूस नहीं करना, ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी वो होलसेलर के पास आई नहीं है। लेकिन होलसेलर के पास एक रिटेलर आ गया, तो आप देख रहे हो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, फार्मर, उसके साथ में होलसेलर, उसके साथ में रिटेलर। तो पहले होलसेलर गया फार्मर के पास सीजन आने से पहले ही कि भैया ये जो गुड्स है, ये जो तुम फ्रूट्स उगा रहे हो, ये हमें सप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होलसेलर क्या कर रहा है, पहले से उन गुड्स को परचेज कर रहा है जिनको फार्मर अभी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई गर्मी के सीजन से पहले की। अब क्या हुआ, जब गर्मी का सीजन आ गया और वो तरबूज उग चुके हैं, तो अब रिटेलर गया किसके पास, होलसेलर के पास, कि भैया तुम्हारे जो तरबूजे जो तुम लेके आने वाले हो वो हमें सेल करना। तो यहाँ पे वो चीज ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अभी होलसेलर ने उसको एक्वायर नहीं किया है। तो एक्वायर नहीं किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी वो फ्यूचर में एक्वायर करेगा, और फ्यूचर में जब एक्वायर करेगा तो उन गुड्स को क्या बोलेंगे हम, फ्यूचर गुड्स बोलेंगे। क्लियर है ये चीज, ओके। उसके बाद आते हैं अपने कंटिंजेंट गुड्स, जो कहीं पे डिफाइन नहीं है, लेकिन कंटिंजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो जो गुड्स हैं किसी फ्यूचर कंटिंजेंसी पे डिपेंडेंट होंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा या आपको बेसिक कुछ याद होंगे तो आपको पता होगा वहां पे एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि वो हो ही हो, लेकिन अगर वो फ्यूचर इवेंट हो गया या वो फ्यूचर इवेंट नहीं हुआ तो ही वो चीज जो है एग्जिस्ट करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा। तो उसी तरीके से ये कंटिंजेंट गुड्स है कि अगर कोई भी फ्यूचर इवेंट होता है तो ही वो गुड्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और अगर वो गुड्स एग्जिस्ट करेंगे तो ही उन गुड्स को क्या किया जाएगा, सेल आउट किया जाएगा। अगर वो गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएंगे तो हम उसे सेल आउट नहीं करेंगे। तो यानी कि क्या हो गए, कंटिंजेंट गुड्स हो गए। क्लियर है ये चीज, तीनों टाइप के गुड्स क्लियर है। अब जब आप एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर जाओगे तो कुछ अलग अलग टाइप के और गुड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स, जो आपको डेफिनेशन क्लॉज जो है हमारा सेक्शन 2 उसका जो क्लॉज नंबर 14 है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो क्लॉज अभी अपन कवर कर रहे हैं ये अपन अभी कवर करने वाले हैं, अपन को वापस से रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो आप अभी से इनको क्लियर करते हुए चलिए, और अभी से अपनी डायरी के अंदर अगर कोई आपने नोटबुक बनाई है उसमें बैरेक्ट में है तो वहां पर ही इन एग्जांपल्स को, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उनको लिखते हुए चलिए, ताकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अपन देखते हैं स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, यानी कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये गुड्स जो है मुझे चाहिए। जैसे कि आप गए एक शोरूम में, ठीक है, आप एक शोरूम में गए, कपड़ों के शोरूम में मान लो, ठीक है, और वो एक ऐसा शोरूम था जिसके अंदर मल्टी ब्रांड्स के जो है क्लोथिंग अवेलेबल थी। तो आप जब वहां पर घुसे तो आपके दिमाग में पहले से क्लियरिटी थी कि मुझे खरीदना क्या है, और आपने क्या किया, उसी ब्रांड का वही कपड़ा उठाया, उठा के आप क्या ले गए, जो कैशियर है उसके पास ले गए। तो यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफाइड गुड्स है कि भाई मुझे यही चाहिए, ठीक है, मुझे यही चाहिए, जीन्स चाहिए तो यही जीन्स चाहिए, इस ब्रांड के चाहिए यही चाहिए और यही चाहिए सब कुछ। तो ये क्या हो गया, आपका एक स्पेसिफिक गुड्स होगा, और यही डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अपन बात करते हैं असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। ये क्या होते हैं, अब देखो ये जो इंग्लिश टर्म है, जेनरिक टर्म्स हैं, ये सुन के तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी थोड़ी थोड़ी कि होते क्या है, लेकिन फिर भी अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कैसे, अनअसर्टेन गुड्स क्या है कि जब आपने एग्रीमेंट किया है उनसे, ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनसे तभी अभी फिक्स नहीं है कि आपको कौन सा स्पेसिफिक गुड लेना है, ठीक है, कौन सा गुड लेना है, बस आपको पता है कि मुझे लेना है, तो वो क्या हो गए, अनअसर्टेन गुड्स हो गए। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप शाम को मार्केट में गए सब्जी खरीदने के लिए, है ना, सब्जी खरीदने के लिए गए, अब आपको ये तो पता है कि मुझे टमाटर लेने, अब आप टमाटर लेने जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि सब्जी वाले के पास 1 या 2 टमाटर होंगे, उसके पास तो बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं। तो अब आप सब्जी वाले के पास जाके बोलते हो कि भैया 1 किलो टमाटर दे देना मुझे, है ना, 1 किलो टमाटर दे देना। अब आपने ये तो बता दिया टमाटर चाहिए, लेकिन टमाटर में भी कौन सा वाला टमाटर चाहिए आपने छाटा थोड़ी ना है। तो अगर आप उसे छाट नहीं रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम भी आपको नहीं पता कि कौन सा टमाटर मेरे हिस्से में आने वाला है, तो वो गुड्स कौन से हो गए, अनअसर्टेन गुड्स। क्लियर है ये चीज,
यानी कि आपको ये तो पता है कि लेने टमाटर है, लेकिन कौन सा वाला पीस उठाना है कौन सा नहीं उठाना है ये आपको पता नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन गुड्स। और वहीं पे जब आप सब्जी वाले के पास गए, आपने बोला टमाटर लेना है, लेकिन आप फिर उसे छाट रहे हो, ठीक है, छाट के टोकरी में रख रहे हो और फिर उसे दे रहे हो, तो अब ये क्या हो गए, असर्टेन गुड्स हो चुके हैं। क्लियर है चीज, अनसर्टेन और असर्टेन गुड्स के अंदर। तो इस तरीके से आप इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हो चुके हैं। आई होप अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि सर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स क्या होते हैं। ओके, अब देखिए, जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं और जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जब आप, जैसे हमने जो ओरिजिनल एग्जांपल लिया था कि हम कार खरीद रहे हैं, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल है जो कार दे रहा है और एक इंडिविजुअल है जो बदले में क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, दैट व्हाट विल यू ट्रांसफर इन दैट पर्टिकुलर गुड्स। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यार गुड्स हैं तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सब कुछ ही तो ट्रांसफर कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, जैसा मैंने पहले बोला था, लॉ मस्ट बी प्रिसाइज। अगर लॉ प्रिसाइज नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, लिटिगेशन बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट होंगे। अब वो कैसे होंगे ये अपन समझते हैं। क्लियर है, तो पहले आप सबसे पहले ये डेफिनेशन निकाल लीजिए सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर। ओके, क्लॉज 2 सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 11। और जब आप ये देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी मींस द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। यानी कि क्या बोला गया है कि प्रॉपर्टी दो टाइप की है, कि जनरल प्रॉपर्टी भी और स्पेशल प्रॉपर्टी भी। और एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, जनरल प्रॉपर्टी को, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ये बात समझने की नौबत क्यों आ रही है हमें, क्यों हमें समझना पड़ रहा है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। सेल्स ऑफ गुड समझ लेना काफी नहीं था, अब हमें गुड समझ लेना काफी नहीं था, तो अब हमें प्रॉपर्टी भी समझनी पड़ रही है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आप किसी लेमैन से पूछोगे तो उसकी नजर में तो प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, वो मूवेबल इमूवेबल दोनों को प्रॉपर्टी मानेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि लॉ के अंदर हर चीज को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहां पे जब आप देखोगे कि प्रॉपर्टी को भी किस तरीके से कर दिया, दो तरीके से, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। तो ये हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 4। यहां पे जब आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 4 में क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। अपन को इतना ही करना है, अभी के लिए अपन को इतना ही समझना है, दैट सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ये नहीं लिखा हुआ है ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द गुड्स, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ तो लफड़ा है कि गुड्स और प्रॉपर्टी इन गुड्स दोनों अलग अलग चीज है। तो क्या इशू है ये अभी अपन समझ लेते हैं। देखिए, जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है पोजीशन। यानी कि जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर किसी भी ट्रांसफर की बात करते हो कि गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी अपन ने देख लिया गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही है तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। आप पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नहीं कर रहे हो। ओनरशिप करोगे तो पोजीशन भी साथ में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नहीं कर रहे हो। अब इसका क्या मतलब हुआ और ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करोगे किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, तो फिर वो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। कैसे, वो बेलमेंट हो सकता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा भी पता हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक चीजें पता होंगी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो आपको पता होगा कि आप बेलमेंट करते हो, वहां पे प्लेज करते हो, है ना। तो बेलमेंट अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊं, बेलमेंट क्या है, बेलमेंट इतनी सी चीज है
कि भाई मेरी घड़ी खराब हो गई है, मैंने जो मैकेनिक है उसके पास ले जाके अपनी घड़ी दे दी और उसको बोला भाई घड़ी ठीक कर दो, तो ये क्या हो गया, बेलमेंट हो गया। यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, तो क्या होता है, बेलमेंट हो गया। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर पे कैश रखा हुआ है या फिर ज्वेलरी रखी हुई है, मैं उसको एक बैग में बांध के किसको दे दिया, पड़ोसी को मैंने वो बैग दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, बेलमेंट हो गया, कि फॉर द टाइम बीइंग उनके पास वो पोजीशन आ गया। तो यानी कि बेलमेंट में क्या हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, क्या ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वजह से जब अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं, तो और अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं होता तो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या निकलता, क्या इशू अराइज होता कि जब बेलमेंट हो रहा है तो क्या वो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगा फिर नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप को, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को मान लेते कि गुड्स ट्रांसफर हो गए, तो इससे क्या होता, बेलमेंट, प्लेज, ये सब किस में आ जाता, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाता। तो इस तरीके का कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए क्या किया गया, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि सेल्स ऑफ गुड्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जनरल प्रॉपर्टी, यानी कि आप गुड्स के अंदर जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे ही करोगे। अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिर ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन ये किसी दूसरे ही एक्ट के अंदर चला जाएगा, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में जो स्पेसिफिकली आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दी हुई है, अगर उसके अंदर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो और अगर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो ही वो क्या होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट बनेगी, अदरवाइज वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो ट्रांजैक्शन फॉल नहीं करने वाला है। ओके, चीज क्लियर है ये? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब देखो यहां पे इसी डेफिनेशन को अपन आगे पढ़ रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला था, जब अपन पढ़ेंगे तो चीजों को इंटरलिंक्ड करके क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है सेक्शन 4(1) के अंदर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरबाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। और यही चीज हमने क्या किया था, जो एग्जांपल लिया था अपना ओरिजिनल, उसके अंदर यही तो देखा था, ए और बी, ठीक है। ए एग्री कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, कार ट्रांसफर करूंगा, बी क्या एग्री कर रहा है, मैं क्या ट्रांसफर करूंगा, मनी, प्राइस, ये ट्रांसफर करूंगा। तो यानी कि इनमें से एक क्या हो गया, सेलर हो गया, और एक क्या हो गया, बायर हो गया। तो सेलर और बायर होते कौन है, तो इसकी भी डेफिनेशन आपको इस एक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो जब आप इस एक्ट के अंदर देखोगे तो 2(1) के अंदर बायर की डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी, और वहीं पे सेलर की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी 2(13) में। अब देखो ये जब मैं बना रहा हूं तो इसको आप इस तरीके से लो कि आप एक चार्ट बना लो इसका, क्योंकि जब आप इस चार्ट को देखोगे तो बहुत सारे सेक्शंस आपको यहीं याद हो जाएंगे और यहां पे याद होंगे विद कंसेप्ट्स, है ना। क्योंकि आप डेफिनेशन, अगर आपको ये एग्जांपल याद रह गया तो आप इन चीजों की डेफिनेशन खुद से भी बना पाओगे, है ना। तो इसलिए इसको यहां पर ही बना लो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अपन देखेंगे सेलर की डेफिनेशन। क्या है सेलर की डेफिनेशन? मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, सेल्स और एग्रीज टू सेल, ठीक है। यानी कि वो बेच रहा है या फिर बेचने के लिए वो एग्री हो रहा है। और वहीं पे बायर क्या है, परचेज, बाय लिखा, परचेज, बायज, परचेज लिखो, बायज लिखो, बात वही है, लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी अपन क्या लिख देते हैं, बायज, और एग्री टू बाय, ठीक है। यानी कि वो इंडिविजुअल, सेलर कौन हो गया, वो इंडिविजुअल जो बेच रहा है या बेचने के लिए एग्री हो रहा है। या फिर अगर हम बायर की डेफिनेशन देखें तो वही क्या हुआ, अगर कोई खरीद रहा है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट तो क्या हो गया, बायर हो गया। या फिर वो एग्री कर रहा है कि मैं फ्यूचर में खरीद लूंगा तो वो भी क्या हो गया, बायर हो गया। तो याद है जो हमने वो देखा था फार्मर एंड होलसेलर वाला, ठीक है, उसने क्या किया था, उसी टाइम पर एग्रीमेंट कर लिया कि भैया जो भी उगेगा
मैं खरीदूंगा। तो वो क्या हो गया, उसने उसी टाइम पर क्या खरीद लिया वो, है ना। ये तो हो गया बाय करना। और अगर उसी एग्जांपल को अपन थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, कॉन्ट्रैक्टर आया, फार्मर को बोला कि मुझे सही लग रहा है कि तुम जो हो इतने बड़े खेत में इतनी फसल तो उगाई दोगे, लेकिन अभी देखो कोई फसल उगी नहीं है, पता नहीं है कि कितनी फसल उगेगी नहीं उगी, एक बार जब उग जाएगी ना तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे ही खरीदूंगा। ये अश्योरेंस देके वो चला गया, ठीक है। और इस बेसिस पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया हम इनसे ही खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एग्रीज टू बाय, वो फ्यूचर में भी खरीदेगा। उसने ना कोई पेमेंट किया है, ना किसी तरीके से कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया है, उसने सिर्फ एक एग्रीमेंट क्या कर लिया है कि भैया हम आपसे खरीदेंगे। अभी ये नहीं, क्या पहले वाले एग्जांपल में क्या होता है, उसने कुछ एडवांस मनी भी दे दिया, तो वो तो क्या हो गया कि उसने खरीद लिया है। यहां पे क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं खरीदूंगा, तो वो क्या हो गया आपका एग्रीज टू बाय, है ना। तो यानी कि दो अलग अलग चीजें आपके सामने निकल के आ गई, बायस और एग्रीज टू बाय। और वहीं पे जब आप सेक्शन 4 क्लॉज 1 देखोगे, सॉरी सबसेक्शन 1 देखोगे, तो वहां पे आप क्या देखोगे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property and goods to the buyer for a price. There may be contract of sale between a part owner. चलो ये अपन बाद में कवर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट सबसेक्शन है, वो किसकी बात करता है, इसकी, ठीक है, कि वो खरीद रहा है। ये चीज समझ में आ गई, क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। और अब आप जब इसका सबसेक्शन 3 देखोगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, where under a contract of sale the property and goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. But where the transfer of the property and goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sale. यानी कि आपके सामने क्या आ गया है, दो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन आ गए, उन दोनों ट्रांजैक्शन का रिजल्ट भी फिर अलग अलग निकल रहा है। कैसे अलग अलग निकल रहा है, एक तो आपके सामने आ रहा है सेल, और एक आ रहा है एग्रीमेंट टू सेल, है ना, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब आपको लगेगा कि इन दोनों में डेफिनेशन क्या है, सॉरी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन ही डिफरेंस क्या है, क्योंकि बोलने में तो आपको ये लगेगा कि इसका छोटा भाई है, ये छोटा वर्जन है, कि पूरा लंबा लंबा क्यों बोलना, एग्रीमेंट टू सेल इतना सा बोल दो ना, सेल, बात खत्म हो गया। नहीं, अगर किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और वो आपको लग रहा है ऐसा कि किसी दूसरी चीज से सिमिलर है, तो बस वो आपके ख्याल में लग रहा है, वो नहीं है। उन दोनों में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस जरूर होगा, और इसी रीजन की वजह से वो उस एक्ट के अंदर मेंशन की गई है। तो क्या चीज है, अब देखिए, आपको अभी तक ये जो डेफिनेशन है, ये पढ़ के, ये क्लॉज है पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक जगह पे तो क्या हो रहा है, करंट में ही सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, और एक में क्या होगा, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगा, और यही डिफरेंस है। अगर ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली थी खुद से, तो बहुत अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट पढ़ना आ गया और उसको इंटरप्रेट करना आ गया है। तो यानी कि अगर अभी जो अपन ये कार वाली जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कार खरीद रहे और बेच रहे ना, तो अगर ए ये बोलता है कि ये लो कार मैं बेचने को तैयार हूं, बदले मुझे पैसे चाहिए, और बी उसे हाथों हाथ पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो ये क्या हो गया, किस चीज का एग्रीमेंट हो गया, सॉरी इसको आप क्या बोलोगे, सेल बोलोगे। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। बट ए जब उसके पास कार लेके गया, तो बी ने बोला कि यार मैं खरीद तो लूंगा तुम्हारी कार, लेकिन मुझे भरोसा थोड़ा कम हो रहा है तुम पे, मैं पहले अपने मैकेनिक को दिखाऊंगा, और अगर वो एग्री करता है कि इस कार में कोई भी इशू नहीं, तो मैं तुमसे खरीद लूंगा। लेकिन हाँ, क्योंकि कार बहुत अच्छी है, मुझे प्राइमरी फेस बेसिस पे बहुत बढ़िया लग रही है, पसंद भी आ रही है, तो अपन क्या करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं, है ना, कि भाई क्या हम क्या करेंगे, अभी मैं से टोटली खरीद नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि फ्यूचर में जब इस मैकेनिक को मैं दिखाऊंगा और फ्यूचर में जब वो परमिशन देगा, वो अलाउ करेगा कि नहीं सर खरीद लो आप, तो बहुत बढ़िया कार है, तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदने वाला हूं। लेकिन हाँ, मुझसे पहले कोई और दूसरा ही कार ना खरीद ले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी से इस कार को बुक कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि अभी आप उस कार को खरीद रहे या बेच रहे नहीं हो, अभी आप क्या कर रहे हो कि हम फ्यूचर में खरीदेंगे या बेचेंगे, तो वो क्या हो गया आपका एग्रीमेंट टू सेल। और इन दोनों प्रोविजंस के अंदर
इन दोनों कंसेप्ट में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हुआ करते हैं आपके, वो ये है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। यहां पे इस टेबल से आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इनका मतलब। तो देखिए सबसे पहले तो सेल, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वंस द पेमेंट इज मेड। तो यानी कि जब आप कार खरीदने बेचने गए और आपने इमीडिएटली कार उसको ट्रांसफर कर दी और पैसा ले लिया, तो क्या हो गया सेल। और वहीं पे द एग्रीमेंट ऑफ सेलिंग टू अ बायर अंडर सर्टेन कंडीशन ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, वो क्या हो गया एग्रीमेंट टू सेल। तो जब बी ने बोला कि मैं कार खरीदूंगा तो सही, लेकिन एक बार मैकेनिक मुझे कंफर्म कर दे तो ही मैं खरीदूंगा, तो क्या हो गया फ्यूचर डेट पे एंड अंडर सर्टेन कंडीशन। तो इस वजह से आप इसे क्या बोलोगे एग्रीमेंट टू सेल। ये हो गया आपका एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद आता है लीगल स्टेटस, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड प्रॉपर्टी, और यहां पे होगा कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड प्रॉपर्टी। तो सेल में क्या हो रहा है, जैसे ही प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई वैसे ही क्या हो गया उस प्रॉपर्टी पे क्या हो गया राइट किसका आ गया है, बायर का आ गया। और वहीं पे जो एग्रीमेंट टू सेल है अभी राइट्स जो है ट्रांसफर नहीं हुए हैं। क्यों? बिकॉज वो जो ट्रांजेक्शन इज सब्जेक्टेड टू कंडीशन, ये अपन ने देख लिया। तो इस वजह से वो जो राइट्स एंड प्रॉपर्टी हो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। उसके बाद स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड ओनली देन इज अ सेल मेड। यानी कि क्या हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो आप उसका क्या करोगे, उसकी सेल करोगे। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है तो उसमें सेल तो नहीं हो सकती है, उसमें क्या होगा एग्रीमेंट टू सेल। तो इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जो हमारी फ्यूचर गुड्स है, जो अभी हमने देखा था ना, 3 कैटेगरी देखी थी गुड्स की, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिजेंट। तो जो हमारे फ्यूचर गुड्स होंगे और जो कंटिजेंट गुड्स होंगे वो हमेशा किसका पार्ट बनेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, है ना। और वहीं पे जो तीनों टाइप के गुड्स है एग्जिस्टिंग, जो तीनों टाइप के गुड्स है उनमें से जो एग्जिस्टिंग गुड्स है सिर्फ और सिर्फ वो किसका पार्ट बनेंगे, सेल का। क्लियर है चीज? ये आई होप ये क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से आप उन गुड्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर। उसके बाद है रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि देखो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, और जब इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है तो अब फ्यूचर के सारे रिस्क किसके हैं, बायर के। सेल में ये होता है। और वहीं पे अब क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर प्रॉपर्टी हाथों हाथ ट्रांसफर नहीं हो रही है, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, तो इस वजह से जो राइट्स एंड लायबिलिटीज, रिस्क रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की है, जब तक कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए। जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी तब जाके वो जो रिस्क है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अब देखो इनका सिंपल सा मतलब क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें और कुछ करना बाकी नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है, वो उसको क्या बोलोगे आप, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और वहीं पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे, जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी उनमें कुछ करना बचा है, यानी कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट, उनको आप क्या बोलोगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है चीज? तो यहां से क्या आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो हमने देखा सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों अलग अलग चीजें, क्या उनका डिफरेंस क्लियर हो गया है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चले अब अपन। ओके, वापस आते हैं अपन हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। अब देख रहे हो अपन उसी एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर करते हुए चल रहे हैं। किसी के अंदर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा हो कि जबरदस्ती अपन किसी भी चीज को घुसाने का ट्राई कर रहे हैं, एक से दूसरी चीज निकल के आ रही है और दूसरी से तीसरी चीज, है ना। तो उसी तरीके से अब जब अपन ने सेल पढ़ लिया, एग्रीमेंट टू सेल पढ़ लिया, तो आपको एक और चीज फिर ध्यान में आनी चाहिए और पता होनी चाहिए, वो क्या है, हायर परचेज। और ये क्यों पता होनी चाहिए, वो इसलिए पता होनी चाहिए कि आज के टाइम पे आईफोन की जो इज्जत गिराने का सबसे बड़ा इशू है वो ये है। आईफोन को, जिसको एक टाइम पे प्रीमियम फोन माना जाता था, ये माना जाता था कि सिर्फ एक सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन ही है जो इसको अफोर्ड कर सकता है। देखो मैं किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं। और ये रियलिटी आपको भी पता होगी कि जब आईफोन आए थे तो एक टाइम पे वो क्या था, स्टेटस सिंबल था। उसका रीजन क्या था
कि वो बहुत महंगे आते हैं और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे किसी के पास से भी आईफोन निकल सकता है और आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है ये हायर परचेज एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो, और जो अपोजिट पार्टी है वो टाइम टू टाइम आपको पीरियोडिकली पेमेंट करती रहेगी, और जब वो लास्ट पेमेंट हो जाएगा तब जाके वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली, जो बायर है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर सेल एग्रीमेंट होता तो क्या होता, वो बायर होता, यहां पे क्या होगा, हायरर होगा। तो जो हायरर है जब वो फाइनल जो पेमेंट वो कर देगा तब जाके वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होगी। यानी कि जो हम इंस्टॉलमेंट पे जो चीजें खरीदते हैं, ईएमआई पे जो चीजें खरीदते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, हायर परचेज एग्रीमेंट। वो सेल नहीं है, वो क्या है, हायर परचेज एग्रीमेंट। और जब तक कि आप फाइनल किस्त पे नहीं कर देते हो, फाइनल ईएमआई पे नहीं कर देते हो, तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे कई बार लोन पे वो कार उठाते हैं लोग, ठीक है, कार उठाएंगे और जब अगर लोन की किस्त वो पे नहीं करते हैं तो बैंक वो कार उठा के ले जाता है। और आपको ये भी पता होगा अगर आप लोन पे कार उठाते हो तो वहां पे जब आप रजिस्ट्री करवाते हो उस कार की, आरसी जिसे हम बोलते हैं, आरसी पर बैंक का नाम होता है ना कि आपका। और जब आप पूरी ईएमआई पे कर देते हो, पूरा लोन पे कर देते हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि पहले आप क्या करो, बैंक से क्या करो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो, और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आप अपने रेस्पेक्टिव आरटीओ डिपार्टमेंट में जाओ और वहां पे वो एनओसी सबमिट करके अपना नाम फिर उस रजिस्ट्री के अंदर ऐड करवाओ। तो ये प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से वो कार क्या है, आपकी नहीं हुई है अभी, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसको अपन बोलेंगे हायर परचेज एग्रीमेंट। वो सेल नहीं होते, वो क्या होते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है। ओके, अब अपन आते हैं वापस डेफिनेशन पर। तो हमने इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या समझ लिया है, गुड्स क्या होते हैं, हमने ये समझ लिया है कि सेलर कौन है, हमने ये समझ लिया कि बायर कौन है, हमने ये भी समझ लिया कि प्रॉपर्टी क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स क्या है। अब बात आती है एक डिफरेंट चीज को उठाने की, वो है प्राइस, जो अभी तक हमने नहीं उठाई है। इस एग्जाम्पल में हमने ये समझ लिया है, ये समझ लिया है, ये समझ लिया है, अब ये समझना बाकी है, वो क्या है, प्राइस। अब देखो जैसे हमने बोला कि जब आप किसी भी चीज को खरीद रहे हो, है ना, एक चीज को खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं आती है। ये बहुत बड़ा वहम है कि हमें बहुत सी चीजें फ्री में मिल जाती है। जैसे लोगों को वहम होता है कि अरे यार फोन में तो हमें फ्री में एप्लीकेशन मिल रही है, लेकिन वो एप्लीकेशन फ्री में नहीं है, आप कुछ ना कुछ उसका पे कर रहे हो। और वो क्या पे करते हो, अपनी प्राइवेसी के साथ। अगर आप फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगती हैं, और उन परमिशन के बेसिस पे आपका डाटा जो है लिया जाता है और फिर उस डाटा को सेल किया जाता है। तो चाहे आपने मॉनेटरी टर्म में उसको पे नहीं किया हो उस एप्लीकेशन को, लेकिन आपने किसी ना किसी तरीके से तो वो एप्लीकेशन को आप पे कर रहे हो। तो उसी तरीके से जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेल की जब बात करते हैं तो कोई भी सेल जो है विदाउट प्राइस हो ही नहीं सकती है। यानी कि हर सेल की कोई एक ना एक प्राइस होने वाली है। तो प्राइस क्या है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 2 में क्लॉज 10, सेक्शन 2 क्लॉज 10। तो क्लॉज 10 क्या बोलता है, प्राइस को डिफाइन करता है। प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। द मनी, इस चीज को ध्यान रखना। देखो स्पेसिफिकली इन्होंने क्या मेंशन कर दिया यहां, मनी। ठीक है, क्या मेंशन कर दिया, मनी। यानी कि आप हमेशा सेल का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें मनी ही दोगे एज अ प्राइस, आप कोई गुड्स नहीं दे सकते हो। अब वहां से एक और चीज निकल के आती है कि क्या आप कभी भी गुड्स के बदले गुड्स ले सकते हो। तो देखो यहां से आपको याद आया होगा, आपने 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। इकोनॉमिक की जो बेसिक क्लासेस होती थी 4th 6th क्लास में, 5th 6th क्लास में, उसमें बार्टर सिस्टम था कि जब पूरे वर्ल्ड में करेंसी सिस्टम नहीं हुआ करता था तो कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज, है ना, तो उसको अपन बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कभी भी आप जो ट्रांजैक्शन की बात करोगे उसमें बार्टर सिस्टम नहीं होगा।
हमेशा क्या होगा, एक चीज के बदले मनी ही एक्सचेंज किया जा रहा है, कभी भी एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज नहीं की जाएगी। और अगर आप एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज करते हो तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है फिर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अगर आप एक चीज के बदले दूसरी चीज को एक दूसरे से अदला बदली करते हो तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा, किसमें आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। और वहां पे आपको चैप्टर नंबर 6 देखने को मिलेगा जो डील करता है एक्सचेंज से। ठीक है, किससे बात डील करता है, एक्सचेंज से। और जब भी एक चीज के बदले कोई दूसरी चीज दी जाएगी तो आप उससे क्या बोलोगे, एक्सचेंज बोलोगे, और वो किसमें आएगा, आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्राइस आपको क्लियर हो गई कि प्राइस क्या है, आप क्या करोगे, एक चीज के बदले कोई दूसरी ही चीज दो, वो सॉरी मनी ही दोगे, कोई दूसरी चीज ट्रांसफर नहीं करोगे, है ना। तो ये जो अपने डेफिनेशंस थी जो इस एग्जांपल से निकल के आने वाली थी, वो सारी डेफिनेशंस अपन ने कवर कर ली है, और यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो आपको कवर करनी थी। उसके अलावा अब अपन इसका जो डेफिनेशन क्लॉज है उसे क्विकली रीड कर लेते हैं ताकि हमारा जो डेफिनेशन क्लॉज है वो खत्म हो जाएगा आज। ओके, तो अपन रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो क्लॉज 2 है उसमें डिलीवरी की डेफिनेशन है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जब मैंने कार खरीदी, जब एक कार खरीद रहा, सॉरी अपनी कार सेल आउट कर रहा है, बी खरीद रहा है, तो क्या हो रहा है, वॉलेंट्री वो डिलीवरी कर रहा है कार की, किसको, बी को, तो आप इसको क्या बोलोगे, डिलीवरी। वहीं पे फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन क्लॉज 3 के अंदर, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। यानी कि जो सामने वाली पार्टी है अब उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि देखो गुड्स में अगर डिफेक्ट निकला तो उसका पूरा राइट है उसको मना करने का कि नहीं मैं नहीं ले रहा हूं, है ना। लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है और डिलीवरी, तो आप क्या बोलोगे, वो गुड्स क्या है, डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है क्लॉज 4 में, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूड द बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, ठीक है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ of the possession or control of goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि भाई जब आपने माल सप्लाई किया, अब ट्रेन के थ्रू भिजवाया, तो उसमें आपने जो रिसीट लगाई वो भी क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ टू गुड्स की कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा। आपने शिप के थ्रू भिजवाया, कार्गो की जो रिसीट थी वो भी इसके अंदर फॉल कर जाएगी। तो अगर आपको गुड्स लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पे वहां पे करना पड़ेगा और वो जो डॉक्यूमेंट है वहां से रिसीव करने पड़ेंगे। ओके, देन फिफ्थ है फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, ये भी क्लियर होगा। फ्यूचर गुड्स अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, गुड्स अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लॉज 8, अ पर्सन इज सेड टू बी इंस्टॉलमेंट व्हेन who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not। यानी कि देखो वहां पे अभी उसको इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है हमारा, उसके थ्रू चाहे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया हो ना किया गया, वो तो अदर बात है। लेकिन अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने पेमेंट नहीं कर रहा है तो इस एक्ट के हिसाब से उसे क्या मान लिया जाएगा, इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मर्केंटाइल एजेंट, मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। इसका मतलब क्या है, अब देखो कोई भी इंडिविजुअल है, वो क्या है, ए है, ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, मान लो कश्मीर में इनके जो एप्पल है वो बेचने का काम है। अब ऑब्वियसली बात है, अब कश्मीर से ये बार बार एप्पल बेचने दिल्ली में राजस्थान में तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक एजेंट को हायर किया हुआ है बी को। बी का काम है यहाँ पे कस्टमर्स को जोड़ना, उनसे पेमेंट लेना, उनको माल सप्लाई करना। तो यहाँ पे जो बी है एजेंट है, और एजेंट में भी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एजेंट है, वो क्या कहलाएगा, मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है।
फिर उसके बाद अपन प्राइस को कवर कर चुके हैं, प्रॉपर्टी को कवर कर चुके हैं, उसके बाद एक क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड द स्टेट और कंडीशन, यानी कि करंटली जब भी आप बात करोगे, जब एग्रीमेंट कर रहे हो उस टाइम पे किस कंडीशन में वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या स्टेट है उनका, या फिर फ्यूचर में जब वो आएंगे, फ्यूचर में जब वो बनेंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो उनकी क्या कंडीशन रहने वाली है, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सेलर अपन कवर कर चुके हैं, स्पेसिफाइड गुड्स अपन कवर कर चुके हैं, और लास्ट क्लॉज है फिर आपका expressions used but not defined in this act and defined in the Indian Contract Act 1872 have the meanings assigned to them in that act। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ टर्म्स डिफाइंड है लेकिन वो टर्म्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, उन टर्म्स को उसी तरीके से इंटरप्रेट करना होगा जैसा कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग उनको इंटरप्रेट करते हो। क्लियर है चीज? तो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हो चुका है, और डेफिनेशन क्लॉज के अलावा हमने कुछ बेसिक अदर प्रिंसिपल्स हैं वो भी कवर कर लिए, जैसे कि वो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस, और उसके अलावा हायर परचेज एग्रीमेंट। आई होप ये क्लास आपको फ्रूटफुल लगी होगी, इसके अंदर आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होंगी, और ये भी समझ में आया होगा कि चीजों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उसी तरीके से हम आने वाली इस लेक्चर सीरीज में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीटली कवर करेंगे, आपको कुछ केसेस भी बताएंगे जो इस एक्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो भी हम आपको कवर करवाएंगे, और इस एक्ट को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि जिन चीजों को आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हो वो आपको इजीली याद रह जाती है, इसलिए इस एक्ट को आपको इसी तरीके से पढ़ना है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।